जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर इसका डिटेल वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 9 के ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 3 का क्या है, अफवाह स्वरूप। तो इसी का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न में पहला क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें बोल रहा है 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सही ऑप्शन पे इसमें टिक लगाने के लिए बोल रहा है, चुनने के लिए बोल रहा है। इसमें तो इसमें बोल रहा है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है, ये बिहार राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा गो नंबर का। उसके बाद निम्न में कौन लवणीय झील है, मतलब कौन उसमें सेठ नमक की मात्रा होता है। तो कौन सा झील है, तो सांभर झील है। ये कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है। तो किसके निकट स्थित है, ये पटना। किसके निकट है, पटना। इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर का, पटना, गो नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो हम बताए थे 2 नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, नर्मदा और तापी। तो इसमें हो जाएगा तापी नदी, क्योंकि नर्मदा इसमें ऑप्शन में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो हम बताए थे कौन सा नदी है, गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, गोदावरी है। उसके बाद नेक्स्ट, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो हम बताए थे कब हुआ था, 1960 में हुआ था। उसके बाद सांगपो किस नदी का उपनाम है। तो किसका, ये ब्रह्मपुत्र का। किसका है, ब्रह्मपुत्र का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन सा है। तो ये ब्रह्मकुंड है। कहाँ पे, ये बिहार में, राजगीर जिला में। कौन सा है, राजगीर में। उसके बाद कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोसाई धाम। कहाँ पे है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ऑप्शनल प्रश्न खत्म होता है। अब नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए, प्रथम नंबर में है जल विभाजन का तात्पर्य। जल विभाजक का तात्पर्य क्या है, एक उदाहरण देके समझाइए। तो हम क्वेश्चन आंसर क्या करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर, जब कोई ऊंचे क्षेत्र से पर्वत या उच्च भूमि 2 निकटवर्ती अफवाह श्रेणियों को एक दूसरे को अलग करती हैं, तब ऐसे उच्च भूमि को जल का विभाजन कहलाती है। जैसे दिल्ली की उच्च भूमि सतलज बेसिन और गंगा बेसिन को अलग करने के कारण जल विभाजक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी द्रोणी। तो इसका कितना लंबाई है, पूरा 2525 किलोमीटर। और 20 में बोलेगा तो अब बताए थे अमेजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। इसका आंसर, सिंधु नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है, जबकि गंगा हिमालय की गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, गंगा के 2 प्रारंभिक धाराओं का नाम लिखिए, ये जहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इसका आंसर होगा, गंगा नदी की 2 मुख्य धाराएं, एक अलकनंदा और भागीरथी। ये कहाँ पे मिलता है, ये दोनों देव प्रयाग में आकर मिल जाता है, वही से इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। तो उसमें हम बताए डिटेल वाले अच्छी तरह से। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद को सिल्ट, मतलब जो बालू सब काट के लाता है, क्यों होता है। तो इसमें बताए थे पर्वतीय, मतलब पर्वत से निकलता है, इसलिए उसमें जो होता है सिल्ट बालू सब उतना काटना नहीं कर पाता है, वेदरिंग नहीं कर पाता है, इसलिए उसमें ऐसा होता है। ये तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग काफ़ी लंबा है, परंतु मार्ग में इसे वर्षा अथवा अन्य साधनों से कम जल प्राप्त होता है। कम जल के कारण इसकी अपर्दन शक्ति कम होती है। इसके कारण इसमें गाद सिल्ट की मात्रा भी कम होती है, मतलब पानी भी कम रहता है उसमें, तो कटाई नहीं हो पाता है, ये कारण हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ धासन घाटी से होकर बहती है, समुद्र में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नर्मदा एवं तापी नदियाँ 2 प्रायद्वीपीय में प्रवेश करने से पहले ज्वार नद, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एसिचुरी, का निर्माण करती हैं। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसका इसको करेंगे, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, भारत की नदियों
के दो वर्ग हैं। पहला में क्या है, हिमालय नदियाँ, जो हिमालय से निकलता है उसको हिमालय नदी तंत्र बोला जाता है। उसके बाद दो प्रायद्वीपीय नदी, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में इसकी उत्पत्ति होने के कारण नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। इसकी उत्पत्ति के कारण ही इसकी खास विशेषताएं हो गई है। पहले हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी होता है, मतलब जो हिमालय से नदियाँ निकलता है उसमें 12 माह पानी चलता है। इसमें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम से पिघलने से जलों को पर सालों भर जल की पूर्ति होता है, इसमें जो हिमालय से निकलता है। लेकिन इधर जो होता है पठारी सब में, इसमें क्या होता है, बरसाती मौसम में नदियों में पानी आता है। उसके बाद सिंधु ब्रह्मपुत्र जैसे भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। इन नदियों के प्रवाह के क्रम में पर्वत को काटकर गर्ज, मतलब जब नदियाँ चलता है गड्ढा करता है, काट वेदरिंग करने के जो गड्ढा करता है उसी को बोलता है गर्ज, हम बताए थे, निर्माण करता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के नामचा वारवा शिखर के पास अंग्रेजी अक्षर यू आकार का मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गार्ज का निर्माण करती हैं। गार्ज मतलब गड्ढा होता है। उसके बाद हिमालयन जनित नदियाँ उद्गम स्थल से समुद्र तक की यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप का अंजाम देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती हैं और सिल्ट, बालू, मिट्टी जैसी अपरदित पदार्थों को ढोते चलती हैं। नदियाँ जो जो आगे बढ़ती है अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। इसे मध्य एवं निचले मार्ग में जहाँ भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियाँ संवहन करने में कठिनाई होती है। परिणाम स्वरूप नदियाँ उसे जमा कर देती है, मतलब जहाँ पे उसका पानी का जो भाव कम होता है तो वहाँ पे क्या, जितना भी काट छाट के वो लाया रहता है, मिट्टी बालू सब वहाँ पे क्या करता है, निक्षेपित कर देता है, जिससे गोखुर झील उसके बाद गोखुर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसे अनेक आकृतियों का निर्माण होता है। तो गोखुर झील भी हम बताए थे, जब कोई भी मुख्य धारा से कोई भी भाग जब कट के अलग हो जाता है और उसका बेस मतलब आकृति कैसा गाय के खुर की तरह होता है, उसे बोलता है गोखुर झील। तो बताए थे। प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यहाँ की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जिसका स्रोत वर्षा का जल है। ग्रीष्म काल में जब वर्षा नहीं होती है तब नदियाँ सिकुड़ कर पतली हो जाती हैं और छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। नर्मदा एवं तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, पठारी भाग से ही निकलती हैं। सागर में गिरने से पहले ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या बोलता है, एस्चुरी बोला जाता है। कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करता है, क्योंकि इधर जो होता है पहाड़ नहीं होता है, वेदरिंग का कार्य अधिक होता है, इसलिए सब डेल्टा बनाता है। लेकिन जो पश्चिम को नर्मदा और ताप्ती ये सब एस्चुरी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ अनुगामी एवं अनुवर्तीय नदी प्रणाली कहलाती हैं। यहाँ पूर्व में बहने वाली मुख्य नदियाँ उसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों नर्मदा और ताप्ती, दोनों की तुलना इस प्रकार है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, देखिए पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मुहाने के निकट इन नदियों की गति बहुत मंद पड़ जाती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद कुछ नदियाँ शिवनाथ, हंसदेव, मंद, जोंक, तेल, उसके बाद दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, बैतरन एवं स्वर्ण रेखा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। मुहाने के निकट इन नदियों की गति बहुत तेज हो जाती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वार नदीमुख अथवा एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कुछ नदियों में गोवा या मांडवी ये सब, और जुआरी कर्नाटक की कालिंदी नदी, उसके बाद गंगावली, सरवती तथा नेत्रवती केरल के पेरियार, उसके बाद पंबा तथा मणिमाला जो अरब सागर में गिरती हैं। ये सभी तीव्रगामी नदियां हैं, मतलब बहुत ही स्पीड से इसमें जल आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों की महत्व का प्रकाश डालिए। इसका आंसर हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे इन नदियों के प्रवाह से ही कृषि भूमि का आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। जो नदी
जो नदी घाटी डेल्टा तटीय मैदानी भागों में फैले हुए हैं। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के डेल्टा मैदानी भाग में जलोढ़ की प्रचुरता है जो अत्यंत उपजाऊ है। ये यातायात के साधन भी रही है। आज भी ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना में दूर दूर तक स्टीमर चलती हैं जिससे क्या होता है, माल सब ढुलाई होता है। ये जल विद्युत उत्पन्न करती हैं और जल शक्ति का भंडार भी है। उसके बाद इस नदियाँ मछलियाँ प्राप्त के साधन पूर्वी भारत के कितने ही लोगों को आहार में मछली की प्रमुखता है, मतलब मछली को मुख्य आहार के रूप में वो खाता है। अतः मछली उद्योग बहुतों को आजीविका है, मतलब उसका आजीविका जो चलता है घर का, उसका में क्या होता है, मत्स्य पालन होता है। नदियों के प्रमुख केंद्र और नगरों की स्थापना और विकास में मदद पहुंचाती है, जैसे कि स्वर्ण रेखा का जमशेदपुर के विकास में, हुगली कोलकाता के विकास में, उसके बाद गंगा वाराणसी और कानपुर के विकास में। नदियाँ पर्यटक आकर्षित केंद्र भी हैं। इसमें परियोजनाओं के द्वारा इसे और भी महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में झीलों के प्रकार का वर्णन करें, उदाहरण सहित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, निर्माण की दृष्टि से झीलों के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला देखिए, धासन झील। धासन घाटी में जब जल जमाव होता है तो इस प्रकार की झील को निर्माण होता है, जैसे अफ्रीका में विक्टोरिया रुडोल्फा। उसके बाद न्यासा, भारत में तिलैया बांध द्वारा कृत्रिम झील बनाया गया है। गोखुर झील, नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ती है तो यह मुख्य भूमि का जल कम जाता है, तब इस मार्ग में विसर्जित कम हो जाती है, विसर्पण कम आता है। विसर्पण भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है, जिसमें आकार गाय के खुर के समान हो जाता है। इसे गोखुर या परिव्यक्त झील भी कहा जाता है। जैसे बिहार का बेतिया का सरैयामान, बेगूसराय का कांवर झील। उसके बाद इसके उदाहरण है, मतलब गोखुर झील का उदाहरण है। लेगून झील ऐसी झील है जो समुद्र तट पर मिलती है, जहाँ समुद्र की जल बंदी बनकर रह जाता है। पूर्वी समुद्र तट पर चिल्का तथा पुलिकट झीलें। अवरोधक झील पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टानों में गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देता है, जिसके कारण झील बन जाती हैं। इसे अवरोधक झील कहते हैं। जैसे कि हिमालय क्षेत्र में गोहना झील, क्रेटर झील, पुराने ज्वालामुखी के मुंह पर बने झील को क्रेटर झील कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र का नोलार झील, हिमानी झील। हिमालय श्रेणी में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों को नैनीताल, उसके बाद भीमताल, उसके बाद साताताल, उसके आदि हिमानी झीलें हैं। भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील जम्मू कश्मीर में वुलर झील मीठे पानी का झील है। यह मीठे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। ये मीठे पानी का मतलब होता है उसको पीने के योग्य, उसी को बुलाता है। अब नेक्स्ट है मानचित्र में क्वेश्चन, मतलब मानचित्र के सहायता से इसको आंसर देना है। क्या है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों का चिन्हित कीजिए। मतलब भारत का फोटो रहेगा, उसमें किस नदी का कहाँ से उद्गम होता है, उसका मतलब लोकेशन बताना है, जगह। इसमें देखिए गंगा हो गया, सतलज हो गया, दामोदर हो गया, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। उसके बाद क नंबर क्वेश्चन है, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए, मतलब लोकेशन इसको ही बताना है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला नंबर देखिए, 1 नंबर में गंगा, तो गंगा उत्तराखंड के गोमुख हिमालय से निकलता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर, तो यहाँ पे लिखना है गंगा नदी। उसी तरह आप देख के यहाँ पे सभी को लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर देख के यहाँ पे भर लीजिए। यहाँ पे देखिए पूरा एक में इसको स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे गंगा आ जाएगा और जो भी है उधर देख के हम भर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी त्रुटि तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।